आज हम भोजन की दुनिया की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि ये कैसे उगाया जाता है, प्रोसेस होता है, इसका व्यापार कैसे होता है, कैसे कंट्रोल होता है, और हाँ, ये सब हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सेहत और पर्यावरण पर कैसे असर डालता है। हाँ, बिल्कुल। वो इसी वैश्विक खाद्य प्रणाली के इतिहास, मौजूदा चुनौतियों और हाँ, भविष्य की संभावनाओं को भी देखते हैं। इनमें आपको फिलोसॉफिकल विश्लेषण भी मिलेगा, एक्सपर्ट्स की राय हैं और दुनिया भर से केस स्टडीज भी हैं। तो हमारा मकसद है इस उलझे हुए आपस में जुड़े भोजन तंत्र को समझना। इसकी बड़ी समस्याएं क्या हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी और समानता, और क्या कोई ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें शायद एक बेहतर रास्ते पर ले जा सके। अच्छा, तो शुरू करते हैं। जरा एक कटोरी कॉर्नफ्लेक्स के बारे में सोचिए। कितना साधारण लगता है ना। लगता तो है, पर इसके पीछे एक बहुत ही पेचीदा कहानी है। ये किसी एक खेत से नहीं आता। मक्का कई खेतों से आता है और अक्सर तो पेटेंट वाले बीजों से उगाया जाता है। अच्छा। हाँ, फिर सोचिए, मशीनें, सिंथेटिक खाद, कीटनाशक, सिंचाई, ट्रांसपोर्टेशन और फिर उसमें विटामिन मिलाना, पैकेजिंग, बहुत कुछ शामिल है इसमें। और पर्यावरण पे असर, वो तो जबरदस्त होगा। मतलब पैकेजिंग का कचरा सोचिए, पानी का प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसें भी, और जैव विविधता का नुकसान अलग। बिल्कुल, ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, एक पूरी की पूरी प्रणाली है, एक सिस्टम है। इसे भोजन की दुनिया कहते हैं, एक बहुत बड़ा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम। इसमें वो सब कुछ शामिल है, लोग, तरीके, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जमीन, पानी, जो उत्पादन से लेकर खाने और पचाने तक की प्रक्रिया में शामिल हैं या उससे प्रभावित होते हैं। और लगभग सभी मानते हैं कि ये जो प्रणाली है, ये टूटी हुई है, मतलब कुछ गड़बड़ है। हम अजीब विरोधाभास देखते हैं। दुनिया में इतना खाना पैदा होता है, फिर भी लाखों लोग कुपोषित हैं, उन्हें ठीक से खाना नहीं मिलता। हाँ, ये बात तो है। और देखिए, ये सिर्फ बांटने या वितरण की समस्या नहीं है। जिस तरह से हम भोजन उगाते हैं, वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ये जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, मिट्टी के खराब होने, पानी की कमी, इन सब का एक बड़ा कारण है। इसे पॉलीक्राइसिस कहा जा रहा है, मतलब कई संकट एक साथ। पॉलीक्राइसिस। तो क्या इतिहास हमें कुछ सिखा सकता है? जैसे शिकारी संग्राहक तंजानिया के हादजा के बारे में मैंने पढ़ा था। वे ज्यादा टिकाऊ जीवन जीते थे, काम भी कम करते थे शायद, और उनका भोजन विविध था। हाँ, उनकी अपनी मुश्किलें जरूर थीं। हाँ, बिल्कुल। और पारंपरिक चरवाहे देखिए, जैसे मसाई या आर्कटिक के इन्विट लोग, ये दिखाते हैं कि इंसान बहुत अलग अलग तरह के भोजन के साथ जी सकते हैं। और उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, जिसे TK कहते हैं, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, वो पीढ़ियों के अनुभव से आता है। वो उतना ही जरूरी हो सकता है जितना साइंटिफिक ज्ञान। अच्छा। साबुत अनाज खाना, पोषण में बड़े बदलावों से बचना, ये कुछ अहम सबक हैं जो हम सीख सकते हैं। और कृषि क्रांति, उसे तो कभी कभी मानव जाति की सबसे बड़ी गलती भी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में शायद सेहत और बराबरी में गिरावट आई थी, लेकिन हाँ, इसने नई खोजों और सभ्यताओं को भी तो जन्म दिया। आज भी जैसे भूटान में छोटे किसान आपसी निर्भरता दिखाते हैं, समुदाय की भावना है उनमें, पर वो भी शहरीकरण और बेहतर मौकों की तलाश से जूझ रहे हैं। सही बात है। फिर आई हरित क्रांति। इसने नीदरलैंड जैसे देशों को खाद, बेहतर बीज, कीटनाशकों से पैदावार बढ़ाने में बहुत मदद की। लेकिन इसकी भी एक पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी वजह से अब सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन जैसे नए तरीकों पर जोर दिया जा रहा है, मतलब कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन। इस सब का एक नतीजा ये भी हुआ कि ज्यादातर भोजन एक वस्तु बन गया, मतलब कमोडिटी, जी, जिसे क्वालिटी से ज्यादा कीमत पर खरीदा बेचा जाता है। चॉकलेट इसका एक अच्छा उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। जो कोको उगाने वाला किसान है, उसे चॉकलेट बार की कीमत का मुश्किल से समझिए लगभग 7% हिस्सा मिलता है। सिर्फ 7%? अरे बाप रे। हाँ, ज्यादातर पैसा प्रोसेसिंग और बनाने में जुड़ता है, और वो काम अक्सर अमीर देशों में होता है। इससे एक और चीज होती है, विविधता घटती है। जैसे आजकल आप देखिए, दुनिया भर में ज्यादातर बस एक ही किस्म का केला दिखता है, कैवेंडिश। और फिर मजदूरों का मुद्दा भी तो है। इतिहास में खासकर खाने पीने की चीजों के उत्पादन में गुलामी का जिक्र आता है, जैसे ज़ांज़ीबार में मसाले। हाँ, और आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिसे आधुनिक गुलामी कहते हैं, वो मौजूद है, खासकर खेती में जो बाहर से आए मजदूर होते हैं उनके साथ।
इटाली, स्पेन में इसके उदाहरण मिलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सस्ता भोजन असल में सस्ते या शोषित श्रम पर टिका है? अक्सर ऐसा ही होता है और इससे बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम में मतलब गहरे तक जुड़ा हुआ है और इसमें बड़ी कंपनियों की ताकत, जिसे कॉर्पोरेट फूड रिजीम कहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अक्सर मुनाफे को लोगों की सेहत और पर्यावरण से ऊपर रखा जाता है। तो फिर समाधान क्या है? नियम बनाना, पर वो भी जटिल लगता है। नियमन जरूरी तो है, लेकिन हाँ, जटिल है। राष्ट्रीय नीतियां बहुत मायने रखती हैं। जैसे फिनलैंड का उदाहरण दिया जाता है, जो स्थिरता, बराबरी और व्यापार में एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। और स्थानीय स्तर पर भी कोशिशें हो रही हैं, जैसे लोकल फूड काउंसिल वगैरह। और एक बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, भोजन सिर्फ पेट भरने या व्यापार की चीज नहीं है, ये हमारी संस्कृति और पहचान का केंद्र है। हाँ, ये तो है। मसाई लोगों के लिए उनका भोजन उनकी सामाजिक पहचान से जुड़ा है। दुनिया भर में जो प्रवासी लोग हैं, वो अपना भोजन अपने साथ ले जाते हैं, वो उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बना रहता है। खाद्य संप्रभुता या फूड सॉवरेंटी आंदोलन शायद इसी पर जोर देता है कि लोगों का अधिकार हो स्वस्थ और सांस्कृतिक रूप से सही भोजन पर, जो टिकाऊ तरीकों से उगाया गया हो और वो अपनी खाद्य प्रणालियों को खुद तय कर सकें। बिल्कुल। यहाँ तक कि आप देखिए, रोहिंग्या शरणार्थी शिविर जैसी मुश्किल जगहों में भी लोग भोजन को एक सुकून देने वाली चीज, एक सामाजिक रूप से जोड़ने वाली चीज बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे पारंपरिक मसाले बनाना या मिलकर खाना। ये भोजन के गहरे अर्थ को दिखाता है, ये सिर्फ कैलोरीज नहीं है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाते हैं, जैसे चक्रीयता, समग्रता। हाँ, चक्रीयता यानी प्रकृति के चक्रों का सम्मान करना। समग्रता ये मानना कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। बहुलता कि कोई एक समाधान सबके लिए नहीं है। संसाधनशीलता मतलब इनोवेशन और अनुकूलन। समानता यानी निष्पक्षता। और भोजन केंद्रितता, भोजन को सिर्फ एक वस्तु से ज्यादा समझना। ये सिद्धांत सोचने पे मजबूर करते हैं। और शायद आखिरी सवाल ये है, ये देखते हुए कि हमारा भोजन, सेहत, हमारा ग्रह, अर्थव्यवस्था और संस्कृति कितने गहरे जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी थाली में जो है उसके असली मूल्य का फिर से आकलन कैसे शुरू कर सकते हैं, सिर्फ उसकी कीमत से परे जाकर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जरा इस पर बात कर रहे हैं कि आजकल जानवरों से जो हमें खाना मिलता है वो पैदा कैसे होता है, क्योंकि पारंपरिक तरीकों से लेकर एकदम नई तकनीकों तक पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदला है ना? चलिए थोड़ा इसे समझते हैं। बिल्कुल। पहले देखिए, पशुपालन का नजारा काफी अलग हुआ करता था। आप सोचिए, अर्जेंटीना के वो बड़े बड़े पंपास घास के मैदान, वहां जानवर काफी हद तक खुले घूमते थे। हाँ, सुना है मैंने उसके बारे में। वो एक तरह का, आप कह सकते हैं, प्राकृतिक चक्र था। मतलब घास कार्बन सोखती थी और एक सीमित संख्या में जानवर उस जमीन पर पलते थे। तो पर्यावरण के लिहाज से भी वो शायद कुछ बेहतर था। लेकिन अब वो वाली तस्वीर तो शायद ही कहीं दिखती है। अब ज्यादातर मांस वो औद्योगिक फार्म या जिन्हें फीड लॉट कहते हैं, वहां से आ रहा है। ये सुनने में ही थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, और ये बदलाव बहुत बड़ा है। असल में दुनिया भर में मांस की मांग इतनी बढ़ गई है कि उसको पूरा करने के लिए जानवरों को बहुत छोटी, मतलब बहुत ही सीमित जगहों पर रखा जाता है। कितना सीमित, कोई अंदाजा? अंदाजा लगाइए, जो जगह एक गाय को पारंपरिक चराई में मिलती थी ना, फीडलॉट में शायद उसका कुछ प्रतिशत ही मिलता होगा, बहुत कम। अमेरिका में तो इन्हें CFOs कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस। हजारों जानवर एक साथ एक छोटी सी जगह में। बाप रे। और इसका असर फिर सिर्फ जानवरों पर ही नहीं पड़ता होगा, मतलब उनकी सेहत और फिर पर्यावरण सब पर ही आता होगा। निश्चित रूप से। देखिए, जब जगह कम होगी तो जानवरों में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, जैसे लंगड़ापन बहुत आम है। अच्छा। फिर संक्रमण का खतरा वो बहुत बढ़ जाता है, और इसी वजह से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी बहुत होता है। हाँ, ये एंटीबायोटिक वाली बात तो मैंने भी सुनी है। और यहीं से वो जो एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध मतलब AMR का खतरा है वो पैदा होता है। दवाएं असर करना बंद कर देती हैं। ये बहुत गंभीर बात है। और पर्यावरण पर भी असर है। इन फार्मों से भारी मात्रा में कचरा निकलता है। गोबर, मूत्र, वो पानी और जमीन दोनों को प्रदूषित करता है। और फिर इन जानवरों को खिलाने के लिए जो चारा उगाया जाता है, ज्यादातर सोयाबीन, उसके लिए ब्राजील के सेराडो जैसे जरूरी जंगल और घास के मैदान काटे जा रहे हैं। सेराडो, ये कौन से इलाके हैं? ये उल्टा जंगल कहे जाते हैं। मतलब पेड़ों की जड़ें जमीन में बहुत गहरी होती हैं, बहुत अहम हैं जैव विविधता के लिए, और वो तेजी से खत्म हो रहे हैं सिर्फ चारा उगाने के लिए।
और ये भी एक अजीब बात है ना कि अर्जेंटीना में घास पर पले जानवर का मांस सस्ता होने के बावजूद लोग वो फीडलॉट वाला नर्म मांस ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जानवर कम चलता फिरता है। और नीदरलैंड में भी वो प्लोफकिप वाला मामला था। हाँ, प्लाउफकिप या विस्फोटित चिकन, वो चिकन जो बहुत तेजी से बड़े होते हैं, उसके खिलाफ अभियान भी चला था। ये दिखाता है कि बाजार की पसंद कैसे उत्पादन के तरीकों पर असर डालती है, भले वो तरीके ठीक ना हों। तो ये तो हुई जमीन की बात। पानी में क्या हो रहा है? क्या वहां भी ऐसा ही दबाव है? बिल्कुल, जमीन की तरह ही पानी के नीचे भी यही दबाव है। देखिए, समुद्र से मछलियां पकड़ने की एक सीमा है, वो लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए अब दुनिया का आधे से ज्यादा समुद्री भोजन वो मछली पालन यानी एक्वाकल्चर से आ रहा है। आधा से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, जंगली मछलियों का शिकार तो लगभग स्थिर है कई सालों से, पर एक्वाकल्चर तेजी से बढ़ा है, कई गुना। तो क्या ये एक्वाकल्चर एक अच्छा टिकाऊ समाधान है या फिर यहाँ भी वही सब चुनौतियां हैं जो जमीन पर हैं? चुनौतियां तो यहाँ भी हैं, वही बात है। छोटी जगहों पर बहुत सारी मछलियां, तो बीमारियां फैलने का डर रहता है। और फिर उनका कचरा वो पानी को गंदा करता है, खासकर जो तटीय इलाकों के पास फार्म होते हैं। और एक और बड़ी बात है, सैल्मन जैसी जो मांसाहारी मछलियां हैं ना, हाँ, उन्हें पालने के लिए बहुत सारी छोटी जंगली मछलियां पकड़नी पड़ती हैं, जैसे एंचोवी, सार्डीन। उनका तेल और पाउडर बनता है, FMFO कहते हैं उसे। मतलब एक मछली को पालने के लिए कई दूसरी मछलियां मारी जाती हैं। बिल्कुल, सोचिए, 1 किलो फार्म्ड सैल्मन या झींगा उगाने के लिए कई किलो जंगली मछली लग जाती है। तो इससे पूरी समुद्री भोजन श्रृंखला पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। लेकिन क्या पानी में भी कुछ बेहतर तरीके अपनाने की कोशिश हो रही है? कोई नए प्रयोग? हाँ, कोशिशें तो जारी हैं। कुछ नए मॉडल आ रहे हैं, जैसे पनामा में कुछ फार्म हैं कोबिया मछली के, जो तट से काफी दूर गहरे समुद्र में बनाए गए हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? उससे ये कि पानी का तेज बहाव कचरे को फैला देता है, तो प्रदूषण एक जगह जमा नहीं होता, उसका असर कम हो जाता है। या फिर एक और तरीका है, IMTA यानी एकीकृत बहुपोषी जल कृषि। ये क्या चीज है? इसमें मछलियों के साथ साथ सीप या समुद्री शैवाल भी उगाते हैं। तो होता यह कि मछलियों का जो वेस्ट होता है उसे ये सीप या शैवाल खा लेते हैं, पानी साफ रखने में मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका लग रहा है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले चीन में होता था। धान के खेतों में मछली पालते थे वो लोग, एक तरह का मिला जुला सिस्टम। समझ गई। अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। आजकल लैब में बने मांस की बहुत चर्चा है, कल्चर्ड मीट। क्या ये इन सारी समस्याओं का हल हो सकता है? देखिए, वादा तो बहुत बड़ा है, बिना जानवर पाले सीधे कोशिकाओं से मांस बनाना। सुनने में तो ये क्रांतिकारी लगता है, पर्यावरण के लिए भी, जानवरों की भलाई के लिए भी। हाँ, लगता तो है। लेकिन अभी ये हकीकत से काफी दूर है। मतलब इसे बड़े पैमाने पर बनाना भी बहुत ज्यादा महंगा है और तकनीकी रूप से भी बहुत मुश्किल। उसे पूरी तरह संक्रमण मुक्त रखना, स्टरलाइज रखना, वो एक बड़ी चुनौती है। तो मतलब अभी ये बस एक आइडिया ज्यादा है, असलियत कम, कह सकते हैं। दावे बहुत हो रहे हैं, कंपनियां भी लगी हुई हैं, पर असल उत्पाद बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं है, और जो है भी उसकी कीमत पारंपरिक मांस के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो अभी ये दूर की कौड़ी लगता है। अच्छा, इन सभी तरीकों में, चाहे वो जमीन पर जानवरों को पालना हो या पानी में मछली पालना हो या फिर ये भविष्य का लैब वाला मांस हो, एक और चिंता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। वो है बीमारियों का खतरा, खासकर वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैल सकती हैं। बिल्कुल सही, ज़ूनोटिक बीमारियां, ये एक बहुत बड़ा पहलू है। देखिए, कोविड-19 कहां से आया, इस पर बहस तो अभी भी चल रही है। हाँ, कहीं से भी, लेकिन ये सच है कि इंसानों में होने वाले कई नए संक्रमण जानवरों से ही आते हैं। और जिस तरह से खेती के तरीके सघन हो रहे हैं, मतलब इंटेंसिफिकेशन, और जिस तरह से वन्य जीवों का व्यापार बढ़ रहा है, उनके रहने की जगह खत्म हो रही हैं, ये सारे कारक मिलकर वायरस या बैक्टीरिया के जानवरों से इंसानों में कूदने का खतरा बढ़ा देते हैं। कोई उदाहरण इसका? हाँ, मलेशिया का निपा वायरस वो चमगादड़ों से सुअरों में फैला और फिर सुअरों से इंसानों में। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सुअर फार्म जंगलों के बहुत करीब बना दिए गए थे, जहां चमगादड़ रहते थे। ओहो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारा खाना, जानवरों की सेहत, पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये सब अलग अलग नहीं है। बिल्कुल, यही वन हेल्थ का सिद्धांत है। इंसानों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य, ये तीनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें ऐसे समाधान खोजने होंगे जो इस पूरे जुड़े हुए सिस्टम को ध्यान में रखें,
न कि सिर्फ किसी एक हिस्से को देखकर काम करें। जैसे कृषि पारिस्थितिकी यानी एग्रो इकोलॉजी है, वो इसी पूरी सोच को बढ़ावा देती है कि खेती को प्रकृति के साथ संतुलन में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए जो तकनीक, बर्बादी और पोषण के बारे में कुछ दिलचस्प सवाल उठाते हैं। पहला विचार इस बात से जुड़ा है कि हम इंसानों ने हजारों सालों से भोजन को कैसे बदला है। आप सोचिए, हमारे पूर्वज वो सबसे अच्छे पौधों के बीज चुनते थे, है ना? हाँ बिल्कुल। या जानवरों का प्रजनन करवाते थे ताकि वो ज्यादा उपयोगी हो। बिल्कुल। और ये सब बिना जीन या विकास के सिद्धांत को समझे ही हो रहा था। मतलब एक तरह से धीमी इंजीनियरिंग थी। बिल्कुल। और आज की जो तकनीक है, जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी जीएमओ या फिर जीन एडिटिंग, जीई जिसे कहते हैं, वो इसी प्रक्रिया को सीधे जीन के स्तर पर ले जाती है। बहुत तेज, बहुत सटीक। स्रोत बताते हैं कि कैसे गोल्डन राइस जैसे जीएमओ कुपोषण से लड़ने के लिए बनाए गए थे, विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन देखिए हुआ क्या कि ये विवादों और नियमों में ऐसे फंसे कि इनका उतना इस्तेमाल हो ही नहीं पाया जितना हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ कुछ जीएमओ फसलें हैं, जैसे राउंड अप रेडी वाली। हाँ, वो जो खरपतवार नाशकों के साथ काम करने के लिए बनी है। सही, वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होती हैं। इनसे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन फिर ग्लाइफोसेट जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल और उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण पर असर को लेकर चिंताएं भी उठी, खासकर उन लोगों के लिए जो सीधे खेतों में इनके संपर्क में आते हैं। तो मतलब एक तरफ फायदा है, दूसरी तरफ सवाल भी है। हाँ, और देखिए, जहां तक जीएमओ खाद्य पदार्थों की सुरक्षा का सवाल है, उस पर तो अब काफी हद तक वैज्ञानिक सहमत दिखते हैं। लेकिन अब ये जो नई तकनीक है, जीन एडिटिंग, जीई, हाँ, इसमें भारी डीएनए नहीं डाला जाता, जीव के अपनी ही जीन को बदला जाता है। लेकिन इसको लेकर भी वैसी ही बहसें और चिंताएं हैं जैसी जीएमओ को लेकर थीं। जैसे कि बड़ी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ जाएगा या इसका असली फायदा किससे मिलेगा, वही सब सवाल। अच्छा, अब एक दूसरे लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे पर आते हैं, भोजन की बर्बादी। स्रोत बताते हैं कि पुराने समाजों में जहां भोजन की कमी रहती थी, वहां खाना फेंकना मतलब लगभग पाप माना जाता था। बिल्कुल, एक नैतिक सवाल था वो। पर आज देखिए, खासकर औद्योगिक देशों में जहां खाना इतना ज्यादा है, वहां रवैया काफी अलग है। और आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया का लगभग 1/3 1/3 खाना बर्बाद या नष्ट हो जाता है। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका बड़ा हिस्सा पता है कहां से आता है? हमारे आपके घरों से। सच में? मुझे लगता था कि शायद सप्लाई चेन में ज्यादा बर्बादी होती होगी। वो भी होती है, लेकिन घरों का हिस्सा बहुत बड़ा है। और ये बर्बादी सिर्फ अनाज या पैसे की नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन में भी बहुत बड़ा योगदान देती है। जब खाना सड़ता है तो मीथेन गैस निकलती है, जो बहुत शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। और इसके कारण भी, मतलब कोई एक कारण नहीं है ना, जिसे पूरी चेन में फैला हुआ है। सही कहा। फसल कटाई के समय नुकसान से लेकर भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, फिर दुकानों की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे बड़े पैक पर छूट देना ताकि लोग ज्यादा खरीदें। हाँ, और फिर हम घर लाकर ठीक से प्लान नहीं करते या खाना सही से स्टोर नहीं कर पाते और वो खराब हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत डेनमार्क का एक अच्छा उदाहरण देते हैं। वहां कुछ जागरूकता अभियान चलाए गए, कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाए गए, जैसे दुकानों ने अकेले केले बेचने शुरू किए ताकि लोग पूरा गुच्छा खरीदने पर मजबूर ना हो। अच्छा, ये तो छोटी सी बात लगती है, पर असरदार हो सकती है। हाँ, और इससे वहां बर्बादी में कमी आई भी। लेकिन स्रोत ये भी साफ करते हैं कि ये समस्या बहुत गहरी है, मतलब सिस्टमिक है। इसे सिर्फ हम अपनी आदतों से पूरी तरह हल नहीं कर सकते। हाँ, पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। और पैकेजिंग को ही देख लीजिए, वो एक दुविधा है। एक तरफ वो खाने को खराब होने से बचाती है, दूसरी तरफ प्लास्टिक कचरा बढ़ाती है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल। अच्छा, अब तीसरे मुख्य विचार पर आते हैं, जो हमारे पोषण को समझने के तरीके से जुड़ा है। स्रोतों में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, पोषणवाद या न्यूट्रिशनिज्म। हाँ, पोषणवाद। ये सोच कि भोजन का जो स्वास्थ्य मूल्य है वो बस उसके पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। मतलब फैट कितना है, विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, जैसे हम खाने के पैकेट पर लेबल देखते हैं। बिल्कुल। अंतरिक्ष यात्रियों के खाने से लेकर हमारे सुपरमार्केट में मिलने वाले फोर्टिफाइड अनाज तक ये सोच बहुत फैली हुई है। लेकिन स्रोत तर्क देते हैं कि ये नजरिया भोजन की जो पूरी जटिलता है उसे नजरअंदाज करता है। मतलब खाना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का जोड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन का पूरा रूप, वो कैसे उगाया गया, उसे कैसे प्रोसेस किया गया, और उसमें मौजूद हजारों दूसरे केमिकल कंपाउंड्स, जिन्हें एक स्रोत मजाक में न्यूट्रिशनल डार्क मैटर कहता है। पोषण का डार्क मैटर, मतलब अनदेखे तत्व। हाँ, मतलब वो चीजें जिनका असर हम शायद अभी पूरी तरह समझते भी नहीं है,
ये सब मिलकर हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। और इसी से जुड़ा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स यानी यूपीएफ्स का मुद्दा। हाँ, यूपीएफ्स। ये वो औद्योगिक रूप से बने खाने हैं जिनमें अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो घर की रसोई में नहीं मिलती। जैसे कि खास तरह के इमल्सिफायर्स या हाइड्रोजनेटेड तेल वगैरह। बिल्कुल। और स्रोत बताते हैं कि यूपीएफ्स का ज्यादा सेवन खराब स्वास्थ्य से जुड़ा है। हालांकि इसके पीछे के एकदम सटीक कारण क्या हैं, ये अभी भी पूरी तरह से शायद समझे नहीं गए हैं। लेकिन क्या सारे प्रोसेस्ड फूड खराब होते हैं? नहीं, यहां भी थोड़ी जटिलता है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, सारे यूपीएफ एक जैसे नहीं होते। कुछ, जैसे साबुत अनाज की ब्रेड या कुछ फोर्टिफाइड सीरियल, वो एक संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा। शायद असली मुद्दा अलग अलग प्रोडक्ट्स का नहीं बल्कि हमारे पूरे खान-पान के पैटर्न का है। जब डाइट में यूपीएफ्स की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और वो ताजे साबुत खाने की जगह ले लेते हैं, तब दिक्कत बढ़ती है। समझ रही हूँ। तो इन सभी स्रोतों पर नजर डालने के बाद हमने देखा कि कैसे तकनीक भोजन उत्पादन को बदल रही है, फायदे भी हैं, चिंताएं भी हैं। हाँ, और हमने भोजन की बर्बादी की विशाल और वाकई जटिल समस्या को भी समझा। और अंत में हमने पोषण को सिर्फ पोषक तत्वों के चश्मे से देखने की सीमाओं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की भूमिका पर भी विचार किया। मुझे लगता है मुख्य बात जो उभर कर आ रही है वो ये है कि हमें भोजन को एक पूरी व्यवस्था के तौर पर देखने की जरूरत है। वो कैसे उगाया जाता है, कैसे बनता है, कैसे बर्बाद होता है, और उसका हमारे स्वास्थ्य और इस ग्रह पर क्या असर पड़ता है। सिर्फ उसके अलग अलग हिस्सों या पोषक तत्वों को नहीं देखना है। बिल्कुल। तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि कहीं हम भोजन को सिर्फ ईंधन या पोषक तत्व मानकर उसकी जो पूरी कहानी है, खेत से लेकर थाली तक और उसके बाद भी उसे कहीं खो तो नहीं रहे हैं। सही कहा। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी। हम जानना चाहेंगे कि इन विचारों के बारे में उनकी क्या राय है। क्या ये जानकारी उनके लिए नई थी या सोचने पर मजबूर करने वाली थी? हाँ, और अगर उनके पास कोई सुझाव हैं कि हम भविष्य में इस तरह की जानकारी को और बेहतर तरीके से कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो भी हमें जरूर बताएं।